अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। ब्लूम ने दौरे से लौटने के बाद अपने एक ट्वीट में पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित किया था। भारत इस बात से खासा नाराज है और इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाची ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने इस यात्रा को लेकर अपनी आपत्तियों से अमेरिका को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि यूएन मान्य पाक अधिकृत कश्मीर शब्द की बजाय आजाद जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के शराब घोटाले में छापेमारी का सिलसिला जारी है। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब के 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले सितंबर महीने में ईडी की छापेमारी में अब तक शराब घोटाले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि दिल्ली सरकार के शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है और साथ ही मामले की जांच ईडी भी कर रही है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर वाराणसी की जिला अदालत में आज फैसला आना था, लेकिन फिलहाल के लिए ये टल गया है। कोर्ट अब ये फैसला 11 अक्टूबर को सुनाएगा। बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग के होने और उसकी उम्र का पता लगाए जाने के लिए कार्बन डेटिंग करवाने की याचिका डाली गई थी, जिसका मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया गया था। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय सिक्किम के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज पूर्वी और उत्तर पूर्वी जोन डेयरी सहकारी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 70% दूध असंगठित रूप से बाजार में जाता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को इसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। हमारे लिए यह चुनौती है कि जो 70% असंगठित दूध बाजार में जाता है उसको कम कर 20% पर लाना है। मलयालम साप्ताहिक पत्रिका मातृभूमि ने आरएसएस के खिलाफ फर्जी खबर चलाने और बदनाम करने के लिए माफी मांगी है। मातृभूमि साप्ताहिका में लिखित रूप से मांगी माफी मीडिया हाउस के आरएसएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई हारने के बाद आई है। आरएसएस की छवि को धूमिल करने के लिए वर्ष 2011 में मातृभूमि साप्ताहिका में 5 लेखों की श्रृंखला का प्रकाशन किया गया था। आरएसएस ने अदालत में कहा था कि मातृभूमि साप्ताहिका में छापे गए लेख मान हानिकारक और भ्रामक है, जिससे आरएसएस की प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले 9 महीने में पाकिस्तान की हिरासत में 6 भारतीय लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 5 मछुआरे थे। इन सभी 6 लोगों ने अपनी सजा पूरी कर ली थी। भारत के द्वारा उनकी देश वापसी की अपील के बावजूद उन्हें गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय कैदियों के पाकिस्तान में कैद के दौरान मृत्यु के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। पाकिस्तान सरकार से अपील है कि सभी भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेजा जाए। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 9 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की है। टीम के ये सदस्य इन चीतों की प्रगति की समीक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि बाड़ों का रखरखाव और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर नजर रखी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में एकमत निर्णय हुआ है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7 किया जाए और आदेश पारित हुआ है और अगले विधानसभा में हम इसके लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के हितों का विरोधी होने का आरोप लगाया था और कर्नाटक में इन वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाने की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट को लागू करने की मांग की, जिस पर सीएम बोम्मई ने बड़ा कदम उठाते हुए जवाब दिया है। साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस बार ये पुरस्कार एक मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत 2 संस्थाओं को दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की, रूस मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा है। बता दें, इससे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया था। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 14 से 19 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन भरे जाएंगे।
20 अक्टूबर को नोटिफिकेशन की छटनी होगी और 21 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव होंगे, जिसमें 35,000 ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी। ये घोषणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से की गई है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में 2 आतंकियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शोपिया के जैनपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन और 9mm कैलिबर के 12 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरे आतंकी को भी पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में चंद्रगम में एक नाके पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। तलाशी के दौरान एक पिस्टल के साथ पिस्टल मैगजीन भी बरामद की गई। बाहुबली नेता अतीक अहमद पर यूपी सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। उसकी एक के बाद एक कई अवैध संपत्तियां पुलिस द्वारा कुर्क की जा रही हैं। अब इसी कड़ी में उसकी 30 करोड़ की अवैध संपत्ति की जल्द ही कुर्क की जाएगी। पिछले महीने 14 सितंबर को लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित 8 करोड़ का उसका बंगला प्रशासन अधिकारियों द्वारा कुर्क किया गया था। बता दें कि अतीक अहमद पर यह सारी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बिलासपुर में शुक्रवार से मरीजों को कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी में विशेषज्ञों की सेवाएं मिलना शुरू हो गई हैं। गुरुवार को यहां कार्डियो विशेषज्ञ की तैनाती की गई थी। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को प्रदेश की जनता को एम्स समर्पित किया था। इसके बाद यहां पर गुरुवार से आपात सुविधाएं शुरू हो गई हैं। बता दें, एम्स बिलासपुर में अभी तक 20 ओपीडी चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को कार्डियो विशेषज्ञ आने से अब 21 ओपीडी चलेंगी। देश के असंगठित क्षेत्र से जुड़ी उत्पादन यूनिटों को संगठित करने के लिए केंद्र संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाएगा। इस परिवर्तन के संकेत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही दे दिए थे। कानूनी फेरबदल से असंगठित उद्योगपतियों और इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। उद्योगपतियों को लाइसेंसिंग अधिकारियों से मुक्ति मिल जाएगी और 15 लाख रुपए की वार्षिक बचत होगी और कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र में काम करने का लाभ भी मिलेगा। भारत द्वारा रेलवे के औद्योगिक ढांचे को विकसित करने का परिणाम दिखने लगा है। रेलवे ने 2022 के सितंबर महीने तक 115.80 मिलियन टन माल की ढुलाई की है, जो इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष के मुकाबले कोयले की ढुलाई में 6.8 मिलियन टन, लौह अयस्क 1.2 मिलियन टन और अन्य वस्तुओं में 1.22 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के आगामी चुनावों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमिल ने एक बैठक की है। बैठक में तय हुआ कि सौरव गांगुली चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1983 विश्व कप चैंपियन टीम के सदस्य रॉजर बिन्नी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला में से एक अध्यक्ष और एक आईपीएल चेयरमैन बन सकता है। वैश्विक फुटबॉल स्टार अर्जेंटीना के लियोन मेसी फुटबॉल जगत को अलविदा कहने जा रहे हैं। एएफपी समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार कतर में आयोजित होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप उनका अंतिम मैच होगा। वर्ष 2005 में डेब्यू करने वाले मेसी ने अपने करियर में 164 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कुल 90 गोल दागे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आधारित फिल्म आदि पुरुष के टीजर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने ट्वीट में लिखा कि आदि पुरुष फिल्म में फिर एक बार फिल्म निर्माताओं ने अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए हमारे देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया है और करोड़ों हिंदू लोगों की श्रद्धा और आस्था को आहत किया है। ऐसी किसी भी फिल्म पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाना चाहिए।